नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और ये 9 राज्य के नतीजे बता देंगे कि 2024 में दिल्ली का तापमान क्या है। ये 9 राज्यों के नतीजे संकेत दे देंगे कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री घोषित होते हैं और बनते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी नेता विपक्ष बनते हैं। इन 2023 के 9 राज्यों में पार्टी पूरी जान लगाने जा रही है। सबसे ज्यादा फोकस इन 9 राज्यों पर है। कारण यह कि 2024 का बेस तैयार कर देंगे, माहौल बना देंगे। चुनाव में असली चीज माहौल बनना होता है। एक एक राज्य की स्क्रूटनी की जा रही है। 1.5 साल बचा है। बीजेपी मान रही है कि 1.5 साल के अंदर सब कुछ फाइनल हो जाना है, तो स्क्रूटनी चल रही है। लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जो आपस में लड़ गए हैं। दोनों बीजेपी की सरकारें हैं और ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को दिसंबर और जनवरी में ठंड में पसीने छुड़ा रही है। समझ नहीं आ रहा कि इसका निदान कैसे पाएं, क्योंकि अगर ये लड़ाई नहीं सुलझी तो भैंस गई पानी में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को हिंदी भाषी भारत की पार्टी कहा जाता है लंबे समय से, मगर इस पार्टी ने अपना विस्तार हिंदी भाषी भारत के बाहर भी किया और तभी वो लोकसभा में अकेले बहुमत हासिल करने में कामयाब हो सकी। आज के दौर की भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी में कर्नाटक और महाराष्ट्र की बड़ी भूमिका है। हालांकि दोनों राज्यों में जनादेश उसके खिलाफ था, लेकिन आज दोनों राज्यों में ऑपरेशन लोटस के बूते हुए सत्ता में है। इन दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 74 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में इसमें से बीजेपी ने अकेले 48 और गठबंधन के साथ 67 सीटें जीती थी। मगर आज ना तो कोई ताकतवर पार्टी के साथ गठबंधन है और ना ही कोई ताकतवर समीकरण है। जो गठबंधन है वो सिर्फ विधायकों के एक समूह के साथ है और ऐसे विधायकों का तो अपने क्षेत्र में जाना भी दूभर हो गया है। गुवाहाटी मॉडल वाले विधायक जब भी महाराष्ट्र के अपने क्षेत्र में जाते हैं, पब्लिक नारा लगाने लगती है, 50 खोके एकदम ओके। मतलब 50 करोड़ लेकर सत्ता परिवर्तन का खेल ओके। लगभग ऐसी परिस्थितियां कर्नाटक में भी हैं, जहां पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री बदलने के बाद पार्टी ने हालात सुधरने की उम्मीद लगाई थी, लेकिन हुआ उल्टा। हालात और बिगड़ते चले गए। इतने बिगड़े कि अब पार्टी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा बचा है। जिन साध्वी प्रज्ञा की बातों से प्रधानमंत्री जी का मन दुखी हो जाता था, वो साध्वी प्रज्ञा को सब्जी काटने वाला चाकू तेज करने जैसे बिगड़ैल बोल कर्नाटक में जाकर बोलने की जरूरत पड़ रही है। दोनों राज्यों में ये जो हालात चल रहे थे, इससे बीजेपी परेशान तो थी। समझ नहीं आ रहा था करें क्या। तभी सीमा विवाद आ गया। सीमा विवाद के साथ साथ भाषा का विवाद भी आ गया और ये दोनों विवाद किसी दूसरे के साथ नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अपने राज्यों में थे, इसलिए और उलझ गई चीजें। दरअसल बात यह है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर इलाके में यदि आप कर्नाटक में जाएंगे तो कई मराठी भाषी गांव मिल जाएंगे और महाराष्ट्र में जाएंगे तो कई कन्नड़ भाषा के गांव आप देखेंगे। इन्हीं गांव पर दोनों राज्य एक दूसरे के हिस्से पर दावा करते हैं और यही दावेदारी अब भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई है। क्योंकि दोनों राज्यों में वही सत्ता में है, तो विपक्ष के सिर पर ठीकरा भी नहीं फोड़ सकती कि भाई आपने हमारे यहाँ आग लगा दी है। अगर वो एक राज्य के पक्ष बोलेगी तो दूसरा नाराज और दूसरे के पक्ष बोलेगी तो पहला नाराज। कोई जम्मू कश्मीर तो है नहीं जहां पे आपने धारा 370 को एक खास धर्म के पक्ष से जोड़कर प्रोपेगेंडा फैलाया और मामला निबट गया। यहां तो मामला भाषा का है और खास तौर से इस मामले में विशेषकर मराठी के संदर्भ में कोई गुजराती हाथ डाले तो मामला सुलझने की जगह और बिगड़ जाना तय है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अशोक वानखेड़े जी, मैं उनसे बात कर रहा था महाराष्ट्र और कर्नाटक के विवाद पे। बहुत
बहुत सही और बहुत तार्किक बातें की। उन्होंने कहा महाराष्ट्र को बार बार समझा दिया जा रहा है, गुजरात में चुनाव है तो महाराष्ट्र के सारे उद्योग उठा के गुजरात भेज दिए गए, भाई थोड़ा तुम इंतजार कर लो। कर्नाटक और महाराष्ट्र का विवाद है तो फिर महाराष्ट्र से कहा जा रहा है थोड़ा इंतजार कर लो। क्या क्या कहा उन्होंने, सुनिए, बहुत मजेदार बात है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक का विवाद अमित शाह की मीटिंग के बावजूद आराम से सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है, इसका नुकसान महाराष्ट्र को होगा, इसका नुकसान कर्नाटक को होगा, बीजेपी को होगा, या क्या होगा? देखिए, इसका नुकसान तो महाराष्ट्र में जरूर बीजेपी को होगा, लेकिन वर्तमान में बीजेपी को यह लगता है कि जब महाराष्ट्र के चुनाव आएंगे तब महाराष्ट्र को हैंडल करेंगे। अभी कर्नाटक उनका एक मेन फोकस है, क्योंकि आने वाले जो साल अभी 6 दिनों के बाद शुरू हो रहा है, उस साल में जम्मू कश्मीर के यदि चुनाव होते हैं, सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है, तो 10 राज्यों के, नहीं तो 9 राज्यों के तो चुनाव है ही। 9 राज्यों में कर्नाटक भी एक बड़ा राज्य है। कर्नाटक इसलिए भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी का वो प्रवेश द्वार है। पहले बीजेपी वहां सत्ता में रही, फिर सत्ता से बाहर रही, सत्ता में आना जाना चलता रहता है। पिछली बार येदियुरप्पा की नेतृत्व में चुनाव हुआ, फिर पार्टी हार गई। उसके बाद उधार के सिंदूर पे वो पार्टी फिर सत्ता में आ गई, लेकिन उन्होंने येदियुरप्पा को घर बिठा के बोम्मई को ले आए। अब बोम्मई भले ही लिंगायत हो, लेकिन हर लिंगायत येदियुरप्पा नहीं होता। येदियुरप्पा की जो पकड़ है लिंगायत समाज पे वो अलग है। लेकिन ये जो महाराष्ट्र का विवाद जो आपने छेड़ा, इसका मैं आपको बता दूं संजय जी, कर्नाटक एक राज्य ऐसा है, तो उस कर्नाटक की भी स्थिति थोड़ी बहुत महाराष्ट्र जैसी है। कुछ तमिलनाडु से आया हुआ कर्नाटक है, कुछ आंध्र से आया हुआ कर्नाटक है, कुछ महाराष्ट्र से गया हुआ कर्नाटक है। ऐसा एक कर्नाटक का एक निर्माण हुआ। कर्नाटक में, पूर्ण कर्नाटक में हम ये नहीं कहते कि हिंदुत्व की लहर चल सकती है। कर्नाटक में 4 जिले हैं, चिकमंगलुरु एक है, कुर्ग जिला एक है, शिवमोगा जिला एक है, और एक दक्षिण कर्नाटक है। 3-4 जिले हैं जहां हिंदुत्व और मुसलमान हिंदू के बहुत भयानक पोलराइजेशन हुआ है, और पिछले 1 महीने में कई मर्डर्स भी हुए वहां पे, हिंदुओं में भी हुए, मुसलमानों में भी हुए। तो वहां आप हिंदू मुसलमान चला सकते हो, तो वहां प्रज्ञा जी को भेज के आपने चाकू को धार तो लगवा ली, वो तो वहां पे चल सकता है। लेकिन जो महाराष्ट्र का बॉर्डर एरिया है, जो मराठी स्पीकिंग है, बेलगांव है और बाकी एरिया है, वहां पे कर्नाटक की अस्मिता को जगाना जरूरी है। वहां हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, वहां कर्नाटक की अस्मिता चलेगी। तो कर्नाटक की अस्मिता कब चलेगी? जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि हम महाराष्ट्र के 40 गांव जो हमारे कन्नड़ वहां गए उनको लेके रहेंगे और हमारी 1 इंच भूमि भी नहीं देंगे। तो कर्नाटक की अस्मिता के लिए लड़ने की वो लड़ाई शुरू हुई। मुझे एक बात बताइए, मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, ना किसी ने कोई ट्वीट किया, ना कोई सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मांगा। केस दर डेट पड़ती जा रही है, लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं, डॉक्यूमेंट रखे जा रहे हैं। ऐसे में ऑल ऑफ अ सडन मुख्यमंत्री का ये कहना कि मैं किसी को नहीं मानूंगा, मैं किसी भी हालत में ये प्रयास करूंगा कि ये सरकार हमारी पूरी 40 के 40 गांव लेके रहेंगे और कर्नाटक 1 इंच भूमि भी नहीं देगा। भाई किसने कहा? क्या महाराष्ट्र ने बोला? कर्नाटक, महाराष्ट्र तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम तो इंतजार कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का, लेकिन फिर महाराष्ट्र से जाते हुए ट्रकों पे आपने हमले करवाए। और एक वहां पे कर्नाटक वर्सेस मराठी, कन्नड़ वर्सेस मराठी, ये एक द्वंद्व करने का प्रयास किया ताकि वहां के कन्नड़ लोगों को आप जीत पाए कन्नड़ अस्मिता के नाम पे। लेकिन ये दांव कर्नाटक में हो सकता है बीजेपी को मदद करने, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है, क्योंकि सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी की ही है। बीजेपी की सरकार जब दिल्ली आके कहती है नेता हमारे कि भाई वो जरा कर्नाटक वाले को समझाओ, तो उनको बोला जाता है संयम रखो। जब महाराष्ट्र के ट्रक जाते तो पत्थर खा के आते हैं, फिर भी कहते हैं संयम रखो। तो महाराष्ट्र की जनता को यह लग रहा है कि जब से देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है, तब से वेदांता गुजरात गया, संयम रखो गुजरात में चुनाव है, टाटा गुजरात गया, संयम रखो गुजरात के चुनाव जीतने हैं। तो महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ, अच्छा खासा निवेश आना था वो नहीं आया क्योंकि गुजरात में चुनाव थे। अब महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बॉर्डर इशू पे भी मार खा रहा है और बोला जा रहा है संयम रखो क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है। तो यदि महाराष्ट्र को क्या शहादती देनी है? क्या महाराष्ट्र में एक भी मर्द नेता नहीं बचा जो इस शहादत के खिलाफ आवाज उठाए? और वो मर्दांगी का काम वहां का विपक्ष कर रहा है, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बगले झांक रहे हैं। वो जगह नहीं मिल रही उनको कि क्या जवाब दे इसका। वो बार बार इनको पूछ कर रहे हैं कि भैया आप केंद्र सरकार के पास क्यों नहीं जाते? जब वेदांता गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इससे बड़े प्रोजेक्ट देंगे। अरे कहां दिए?
कहां गए प्रोजेक्ट? तो ये लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे जा रही है। वहां पर महाविकास आघाड़ी यदि चुनाव लड़ती है तो मुझे लगता है और अच्छा कंबाइन होकर और ठीक ठाक चुनाव लड़ ले तो लोकसभा में बीजेपी सिंगल डिजिट पे आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इतनी बुरी स्थिति है, क्योंकि जो शिवसेना इन्होंने तोड़ी, जो 41 सांसद गए, विधायक गए, संजय जी, महाराष्ट्र की शिवसेना की संरचना थोड़ी अलग है। वहां नेता कार्यकर्ताओं के भरोसे है। शिवसैनिक तय करता है कि इसको विधायक बनाना है तो बना देते हैं। विधायक को ये लगे कि वो अपने बलबूते पे शिवसैनिकों को पाल रहा है तो ये उसकी गलतफहमी है। और ये गलतफहमी जब छगन भुजबल छोड़ के गए तब उनकी दूर की गई, जब नारायण राणे 11 लोगों को लेके गए थे छोड़ के तब दूर की गई थी, और 41 लोग इस बार गए तो उनकी भी दूर हो जाएगी। इन 41 में से कम 4 या 5 लोग छोड़ के बाकी सब चुनाव में हारने वाले हैं, सब वीआरएस लेके बैठे हैं। तो शिवसेना टूटी नहीं, शिवसेना से एक अलग गुट हुआ जिसकी कोई वजूद नहीं रहा। जमीन पे आज भी यदि किसी की पकड़ है तो वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की। एक ग्राम पंचायत के चुनाव में बिना सिंबल का चुनाव लड़ते हैं तो हर आदमी कहता है मेरा ही आदमी है ये। मतलब 10,000 ग्राम पंचायत होगी तो 20,000 क्लेमेंट हो जाते हैं, सबके टोटल करो तो 20-22,000 ग्राम पंचायत निकल लेते, क्या करेंगे? अब ऐसे में जब मामला बिगड़ेगा तो बॉस और बॉस के गांधीनगर वाले टास्क मास्टर बेचारे करेंगे तो क्या करेंगे? हिमाचल वाले टास्क मास्टर तो इस विवाद को दूर से ही प्रणाम करते हुए दिख रहे हैं, कह रहे भाई मेरे बस का नहीं है। अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में पिछले 4 लोकसभा चुनाव 2004, 9, 14, 19 इसमें बीजेपी विनर साबित हुई है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब तो बेंगलोर के भारत का सिलिकॉन वैली का दर्जा भी बना रहेगा या नहीं, इसमें संदेह लग रहा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने पूरी दुनिया के आईटी हब वाले शहरों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। अब आप खुद ही सोचिए, एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन के सहारे चलने वाले रोजगार सेक्टर में अब क्या कोई बड़ा स्पेस किराए पर लेगा? जितने की जरूरत है उतनी ऑफिस लगाकर काम करवाएगा। ऊपर से नौकरियां बची कितनी हैं, और उसके ऊपर भी तो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो बड़ा शांत माहौल चाहती हैं। वो चाहती है कोई झगड़ा नहीं हो, डेवलपमेंट की बात हो। था भी ऐसा, बंगलौर था भी, आईटी का हब था, दुनिया के बड़े बड़े उद्योग आते थे और बंगलौर माना जाता कि तेजी से बदलता हुआ शहर है और बड़े बड़े नौजवानों की बड़े बड़े समूह वहां जाते थे, बड़ी फैक्ट्रियां होती थी। मगर पिछले कुछ सालों में कर्नाटक में आग लगाने की कोशिश की। साध्वी प्रज्ञा का बयान आपके सामने है, उदाहरण है इस बात का। हिजाब क्या पहनोगे, क्या खाओगे, हिंदू मुसलमान। किसी भी राज्य को जीतने का जो फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है, कर्नाटक भी उसकी प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई। नतीजा क्या हुआ? शहर का माहौल खराब होने लगा और तब मल्टीनेशनल कंपनी वालों ने समझ लिया कि अब यह राज्य भी आग में जलने जा रहा है। नतीजा, बड़ी से बड़ी कंपनियां तेलंगाना शिफ्ट हो गई, हैदराबाद शिफ्ट हो गई। चाहे गूगल की बात करिए, फेसबुक की बात करिए, IKEA की बात करिए, सारी कंपनियां अब इस समय हैदराबाद में है। तेलंगाना आईटी हब का नया राज्य बनता चला जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों को समझ में आ रहा है कि अब कर्नाटक में वो उतनी उम्मीदें बची नहीं है। दूसरा मामला कर्नाटक के उलझे हुए सामाजिक समीकरण का है। यहां सबसे बड़ा समुदाय लिंगायत है। इस समुदाय में उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय कई समूह हैं, और जब से भाजपा ने उच्च वर्गीय लिंगायत BS येदियुरप्पा को हटाकर निम्न वर्गीय लिंगायत बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया है, तब से भाजपा की परेशानी काफी बढ़ गई है। ऊपर से पुराने समाजवादी और अब कांग्रेस के कर्ता धर्ता सिद्धरामैया का अहिंदा समीकरण, मतलब OBC, दलित, मुसलमान की एकजुटता बीजेपी की परेशानी को काफी बढ़ा रही है। अब तो कर्नाटक के दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के एक ऐसे बॉस बनकर सामने आए हैं जो चाय वाले को चाय तो पिलाना चाहते हैं मगर उनकी कोई चाय पी नहीं रहा। आपको याद हो ना, जब मोदी जी कहते थे मैं तो चाय बेचता था, तो खड़गे सामने कहा कि मोदी जी आप तो बड़े तकदीर वाले हैं कि आपकी चाय पी लेते थे, लेकिन हम दलित समुदाय के उस दलित समुदाय से आते हैं जहां पे कोई हमारी चाय छूता भी नहीं था। अब कमल छाप वाले बॉस खड़गे साहब की चाय नहीं पिएंगे तो क्या होगा? लेकिन हो उल्टा रहा है। उल्टा वो ही अपनी चाय खड़गे साहब को पिलवा रहे हैं, फोटो वायरल करा रहे हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी और खड़गे जी का। प्रधानमंत्री जी संदेश देना चाहते हैं कि हम एक दलित नेता के हम
पक्ष में हैं, हम सहानुभूति रखते हैं, मगर इससे तो फायदा खड़गे साहब की पार्टी को ज्यादा हो रहा है। बची खुची कसर राज में भ्रष्टाचार के आरोप और उन आरोपों के बीच भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में उमड़ी भीड़ ने पूरी कर ली है। बेलारी की भीड़ ने तो ऐसा लगा कि आजाद भारत की किसी भी रैली के भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन इसके अलावा भी एक फैक्टर है और वो फैक्टर है जनता दल फैक्टर। राज्य में जनता दल की कमान राज्य के सबसे बड़े नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के हाथ में है। वो राज्य के दूसरे सबसे ताकतवर समुदाय वोकालिंगा से ताल्लुक रखते हैं और इस समुदाय के सर्वमान्य नेता हैं। दक्षिण कर्नाटक में समुदाय की काफी बड़ी आबादी है, वही उत्तर कर्नाटक में लिंगायत वोटों पर कभी लिंगायतों के सबसे बड़े नेता रहे जे.एच. पटेल के बेटे और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष महिमा पटेल की भी दावेदारी है। और यदि नीतीश बाबू और देवगौड़ा जी एक हो गए तो राज्य में एक नया नजारा देखने को मिल सकता है। जनार्दन रेड्डी बंधु भी नाराज है, पार्टी बना ली है, 25 सीटें। आज मेरी डिबेट में दिनेश वोरा जी कह रहे थे 25 सीटें बीजेपी को रेड्डी साहब ही निपटा देंगे। मगर इस मामले में फिलहाल इंतजार करना चाहिए। अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें तो प्रज्ञा ठाकुर के सब्जी वाले चाकू से हार्ट के ऑपरेशन की जो भाजपा की कोशिश चल रही है उसमें सबसे ज्यादा खतरा मरीज यानी भारतीय जनता पार्टी को है। चाकू वाली डॉक्टर तो मरीज देखकर चाहे उसकी जान बचे या न बचे चुपचाप भोपाल निकल जाएंगी और जब कोर्ट का सम्मान होगा पैदल चलना छोड़कर व्हील चेयर पर विराजमान हो जाएंगी। मगर फिलहाल तो कर्नाटक में उनकी पार्टी व्हील चेयर पर दिख रही है। अब बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भाजपा कई फ्रंट पर लड़ रही है, बिल्कुल बिहार की तरह। सब जानते हैं कि बिहार और महाराष्ट्र में कुछ हासिल करने के लिए मजबूत गठबंधन सहयोगी की जरूरत है। लेकिन आज की तारीख में महाराष्ट्र में भाजपा का गठबंधन किसी दल से नहीं बल्कि विधायक दल से है। विधायक दल भी गुवाहाटी मॉडल वाला ईडी की कृपा से बना विधायक दल, जिसके बूते ईडी सरकार, एकनाथ और देवेंद्र सरकार घिसट रही है। सरकार तो घिसट रही है मगर राज्य में भाजपा के जनाधार को भी साथ साथ घिस रही है। इस कदर घिस रही है कि शहरी मध्यवर्ग की पार्टी माने जाने वाली भाजपा मुंबई महानगर के अंधेरी उपचुनाव से भाग खड़ी हुई। पूरे राज्य का जनमत गुजरात लॉबी वाली भाजपा के खिलाफ हो चुका है। किसानों की आत्महत्या रुक नहीं रही है, बेरोजगार परेशान है। ऊपर से महाराष्ट्र में लगने वाले चार बड़े प्रोजेक्ट को बॉस और उनके टास्क मास्टर के राज में गुजरात में ट्रांसफर कर दिया गया। इसको लेकर बाकी बहुत भयंकर गुस्सा है। और अब तो ग्रामीण मराठों की पार्टी एनसीपी और शहरी मराठों की पार्टी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक साथ खड़ी है। ऐसे में सामाजिक समीकरण के मोर्चे पर भी भाजपा को कोई सहारा दिखता नहीं है। जब से खड़गे साहब आए हैं तब से दलितों के बीच लाभार्थी चेतना ढूंढने की आस इस कदर खत्म हो चुकी है कि अब लाभार्थी बनाने वाली पार्टी को ही लाभार्थी जनता अब रेवड़ी पाने वाली जनता दिखने लगी है। इसलिए भी दिखने लगी है क्योंकि चाकू तेज करने वाली मोहतरमा ने अपना श्राप कभी महाराष्ट्र के दलित समाज से आने वाले जांबाज आईपीएस हेमंत करकरे, जिन पर पूरा देश गर्व करता है, उनको दिया था। अब शायद उस श्राप को महाराष्ट्र की जनता सूद समेत वापस करने के लिए चाकू तेज करने वाली मोहतरमा की पार्टी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र पे बहुत खास निगाह रहेगी 4 PM की। राजनीति की खबरें देखना हो तो सब्सक्राइब करिए 4 PM, हमारा ये नेशनल चैनल है। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, बिहार की खबरें देखना हो तो 4 PM बिहार और गुजरात की खबरें देखना हो तो 4 PM गुजरात सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।